हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज की क्लास में हम भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पाषाण काल की कुछ इम्पोर्टेंट्स वन वर्ड्स के बारे में जानेंगे आज की हम क्लास में, जो हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे आने वाले टेट सी-टेट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो उसके उन एग्ज़ाम्स के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं जो वन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट है रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। एक क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट है भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। जो भारतीय प्राग इतिहास है उसका पिता किसे कहा जाता है? तो उसे भी रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया है। तो जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री थी उससे के द्वारा पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो विभाजन किया है वो किसने किया है? तो थॉमसन ने किया है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स बग्रेस और वॉल्टन इलियट जिस गतिविधि से जुड़े थे वो क्या थी? यानी कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो ये वैज्ञानिक हमारे जुड़े हुए थे वो किस कार्य के जरिए जुड़े थे? क्या थी वो स्थिति? तो पुरातत्वविद उत्खनन, यानी कि इसकी खोज के लिए वो एक साथ आए थे। नेक्स्ट है पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। जो पशुपालन किस युग में हुआ था, कैसे पता चलता है कि कहाँ वहाँ पर पशुपालन किया जाता था? तो ये मध्य पाषाण काल में हमें मिले हैं कि पशुपालन के साक्ष्य के वो लोग पशुपालन भी किया करते थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले थे वो स्थान क्या था? यानी कि अभी हमें पता चल गया कि पशुपालन के जो साक्ष्य हमें मिले थे वो मध्य पाषाण काल से मिले थे, लेकिन वो किस जगह से मिले थे? तो आदमगढ़ से मिले थे। नेक्स्ट है चौपानी मांडो, कोकोरिया, महदहा एवं सराय नाहर स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। यानी कि ये कौन कौन सी जगह थी जहाँ से हड्डियों के उपकरण से, यानी कि जो पशुओं के वगैरह की हड्डियाँ वो करती थी उनसे कुछ उपकरण या औजार वगैरह बने हुए थे, ये कहाँ से हमें मिले थे? तो महदहा और सराय नाहर राय से, इन दो जगहों से हमें उस समय में ये हड्डियों के बने उपकरण प्राप्त हुए थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए। कहाँ से? अगर यही क्वेश्चन अगर दोबारा से इस तरह से पूछ लिया जाए, ये हड्डी से निर्मित जो आभूषण हैं वो भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए थे, किस जगह से प्राप्त हुए थे? तो सराय नाहर और महदहा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले, ये कहाँ से है? दमदमा से। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल किस जगह से प्राप्त हुए थे और किस काल में प्राप्त हुए थे। ये कई तरह से घुमा फिरा कर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा गया है पिछले ईयर में। तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए थे। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, यानी कि जो खदान की चीज़ें हैं उनकी कृषि कब प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में ही ये खदान चीज़ों की जो कृषि है वो स्टार्ट हुई। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म जो प्राप्त हुआ वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि सर्वप्रथम मानव ने कौन सा अनाज प्रयोग में लाया? तो वो था जौ। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में
बहुत तरीके से पूछा जाता है कि मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज उगाया, या मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयोग में लाया, या मध्य पाषाण काल के लोग किस अनाज के बारे में जानते हैं। इस तरह से बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप हैं उनमें कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए कि यानी कि कहाँ कहाँ कृषि होती थी, कैसे होती थी, तो वो लहुरा देव से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब है औदे, बोरी, बगोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, यानी कि इन जगहों में से कहाँ पर हमें पशुपालन के जो हैं वो प्रमाण मिले थे। औदे, बोरी या बगौर या तथा लखनिया, तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वो हमें मिले हैं बागौर से। नेक्स्ट पॉइंट है पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से किसमें चाल कोलिथिक युग कहा जाता है। किस युग को चाल कोलिथिक युग कहा गया है? पुरा पाषाण काल को, या नवपाषाण काल को, या ताम्र पाषाण काल को? किसे कहा गया है चाल कोलिथिक युग? तो ये कहा गया है ताम्र पाषाण काल को। ताम्र पाषाण काल को चाल कोलिथिक युग कहा गया है। आहार अथवा बनास संस्कृति समकालीन थी किसकी? यानी कि किस समय आहार और बनास संस्कृति ज़्यादा प्रयोग में थी, या किस समय ये ज़्यादा प्रचलित थी? तो ये थी हड़प्पा संस्कृति की आहार अथवा बनास संस्कृति। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल कहाँ पर है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर पुरास्थल, जो वो कौन सा पुरास्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हो पाए हैं? आमरी है, या मेहरगढ़ है, या कोटदीजी है, या कालीबंगा है? तो ये था हमारा मेहरगढ़, जहाँ पर हमें पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनकी जानकारी हमें यहाँ से मिली है, मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन कराया था। जो नवदा टोली थी उसका उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका उत्खनन जो करवाया था HD सांकलिया ने करवाया था। HD सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन करवाया। नवदा टोली अवस्थित है, यानी कि नवदा टोली कहाँ पर स्थापित है? तो ये स्थापित है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर नवदा टोली उपस्थित है और इसका उत्खनन करवाया HD सांकलिया ने। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, कौन सा जो किसकी खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने या किस पुरातत्वविद ने की है, ये सभी भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। जो बृहद पाषाण स्मारक थे उसकी पहचान किसके रूप में की गई? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। जो मृतकों के दफनाने के स्थान थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो बृहद पाषाण स्मारक भी के रूप में उनकी पहचान की गई है, उन्हें ये कहा जाता था। नेक्स्ट है राख का टीला, बुधिहाल या संगल कल्लू, कोल ढीवा तथा ब्रह्मगिरी में से जो नवपाषाणिक स्थल थे वो कौन से थे? तो नवपाषाणिक स्थल हैं वो हैं संगन कल्लू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जानी जाती है ज़्यादातर? तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए जानी जाती है, या प्रसिद्ध है, या प्रचलित है।
तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रचलित है, प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम शैल चित्र प्राप्त हुए कहाँ से? जो भारत है उसमें सर्वप्रथम जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो भी भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वो स्थल कौन सा है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वो भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, अजंता भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस जगह पर प्रसिद्ध हैं? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन में प्रसिद्ध हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थापित है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज, रायसेन पर स्थापित हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, उनका नाम क्या है? अभी मैंने आपसे कहा था मैंने कि किसकी खोज किसने की, किस पुरातत्ववेत्ता ने किस जगह की खोज की, उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही देखो, भीमबेटका के बारे में पूछ लिया, भीमबेटका को सबसे पहले किसने पूछा और उनके शैल चित्र को प्रागैतिहासिक महत्व किसने दिया, और तो इसका आंसर आएगा हमारा वी.एस. वाकणकर ने भीमबेटका गुफा को देखा और उनके प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के महत्व को समझा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज कब की? अभी देखिए ये हमसे पूछ लिया कि किसने की थी भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज। अब पूछा है जो भीमबेटका के शैलाश्रयों थे उसकी खोज किस सन में की गई? तो 1957 में। जो वी.एस. वाकणकर थे उन्होंने भीमबेटका के जो खोज की थी, भीमबेटका गुफा जो खोज की थी वो 1957 में की थी। गौरिक माद्रभाट पात्र OCP का नामकरण हुआ है, यानी कि जो गौरिक माद्रभाट था उसको क्या नाम दिया गया है? तो इसकी नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। इसका नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। जो ताम्रपाषाण काल था उसमें महाराष्ट्र में रहने वाले जो लोग थे वो अपने घर के जो मृतक थे उनको घर के फर्श के नीचे दफनाया करते थे। तो वो किस दिशा में या किस जगह पर स्थापित है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। किस दिशा में दफनाया करते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद तथा मास्की में से वो स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान के रूप में प्राप्त हुआ है। तो वो है बुर्ज होम। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवधान के रूप में प्राप्त हुआ है मानव कंकाल के साथ। तो ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बुर्ज होम, कोलडीवा, ब्रह्मगिरी एवं सांगलकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि इन जगहों में से कहाँ से हमें गर्त आवास के जो साक्ष्य से वो प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। जो चंद्रकेतुगढ़ है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा कला के लिए। टेराकोटा कला के लिए अगर पूछा जाए टेराकोटा कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? तो चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। अब है गणेश्वर प्रसिद्ध है। गणेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? ताम्र कलाकृतियों के लिए।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वन वर्ड्स के अकॉर्डिंग इन्हें ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टेराकोटा कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, और ताम्र कलाकृतियाँ कहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, या गणेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इन्हें इम्पॉर्टेंट है। अपने पास एक नोट्स बनाकर इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा एक डायरी वगैरह में, जिससे आपको लास्ट टाइम पर रिवीजन आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र का वो शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। यानी कि विंध्य क्षेत्र का कौन सा ऐसा शिलाश्रय है जहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो वो है लेखिया। अब सही मिलान करने के लिए भी बहुत सारे मैचिंग के लिए भी आ जाते हैं, तो इसमें तो मिलान सही किया गया है, लेकिन आपको याद रखना होगा। जैसे पुराण पाषाण काल कहाँ पर स्थापित है, तो सोहन या सोन नदी घाटी के सोहन या सोन नदी घाटी पर स्थापित है पुराण पाषाण काल। मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा से, और नव पाषाण काल बुर्जहोम, और ताम्र पाषाण काल बनास घाटी। नेक्स्ट मैचिंग की सूची है हमारे पास। पुरातात्विक स्थल वन साइड है और एक साइड वर्तमान स्थान, यानी कि जो पुराने समय में इन जगहों को क्या नाम दिया जाता था और आज के समय में ये कौन सी जगहें कहाँ पर स्थापित हैं। जैसे नेवासा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और ईसमपुर कहाँ है, कर्नाटक में। डीडवाना पूछा जाता है, ये डीडवाना कहाँ है, राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में डीडवाना के स्थल के बारे में या इनकी जगहों के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये राजस्थान। और गुडियाम गुफा तमिलनाडु। गुडियाम गुफा कहाँ है, तो तमिलनाडु में। तो इस तरह से जो पुरातत्व स्थल हैं और वर्तमान स्थान हैं, इनके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डीडवाना राजस्थान, और गुडियाम गुफा तमिलनाडु। नेक्स्ट, नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। यह अवधारणा किसने दी, यानी कि जो उस समय में अंत में सूखा का कारण, यानी कि सूखा हो गया जिसके कारण लोग गंगा घाटी के क्षेत्र में आ गए, तो यह अवधारणा या यह डेफिनेशन किसने दी, किसका ये लेख है, तो जी.आर. शर्मा ने ये कहा है कि उस समय नूतन भूतल काल के समय में जो अंत में सूखा पड़ गया वो विंध्य क्षेत्र में, तो भोजन की कमी के कारण या पानी की कमी के कारण जो लोग गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास कर गए, यहाँ पर आकर रहने लगे, तो ये कहा है जी.आर. शर्मा ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट्स वन वर्ड्स को लेकर या कोई CDP के क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, थैंक यू।